नमस्कार। जैसे ही हम अपने हर एक स्टडी में इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग की बात करते रहते हैं, उसी क्रम में एक कंपनी का नाम निकल के आती है और ये कंपनी बेसिकली बताऊँ तो ये कंपनी क्या करती है, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती है, उसमें काम-काज करती है। तब अर्थात फर्नीचर्स और उससे रिलेटेड जो काम है, जैसे बोर्ड बनाने का काम हो या फिर अ, उससे रिलेटेड जो फर्नीचर से रिलेटेड जो काम्स हैं, उसमें काम-काज करती नज़र आती है। पहले छोटा-सा पार्ट्स हमने लिया, उसके बाद अब स्टॉक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कंपनी का नाम देखा जाए तो स्टाइलिंग्स करके आती है कंपनी, और फिलहाल इसमें देखा जाए तो स्टॉक प्राइस अगर काफ़ी अच्छा रहा, करीब मोमेंटल के साथ अच्छे खासे जंप देखने को मिलती रहती है। इसकी कुछ पार्ट्स को हम ले सामने, तो यहाँ पे इसका क्या रिटर्न निकल के आता है। तो चार्ट के बेसिस पे देखें तो चभी चार्ट क्या दर्शाती है, साथ में हम पहले जानते हैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक जो हम पाते हैं हमेशा करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के स्टॉक को समझने से पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझना होता है कंपनी बेसिकली करती क्या है, जो कि कंपनी की फंडामेंटली होती है। और वो स्टॉक की सपोर्टिंग एक तरह से कह सकते हैं सपोर्ट्स करता है। दोनों अलग अलग मार्केट है। कंपनी अपने बिजनेस करती है और स्टॉक मार्केट एक अलग कारोबार है। इस कारोबार के क्रम की हम अलग अलग तरह से देखें तो उसमें क्या निकल के आती है। तो पहले थोड़ा सा जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कहती है स्टाइलम्स इंडस्ट्रीज इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डेकोरेटिव्स लेमिनेटेड अंडर द ब्रांड्स नेम स्टाइलम्स करके आती है, एंड एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट प्राइमरी टू द यूरोपियंस एंड साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री में इसका कारोबार चलता है। It manufactures the wide range of the high quality decoratives laminators, especially surface PU plus lacquer coating solids surface and the compact laminations। इससे जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो कि इसका काम काज करती नजर आती है। इसकी वेबसाइट्स पे क्या निकल के आते हैं, जहाँ पे इसकी बिजनेस की बात करते हैं, आप कहते हैं HPL करती है, फॉर परफॉर्मेंस लेमिनेटेड का काम करते हैं, स्पेशलिटी लेमिनेटेड का काम करते हैं, एक्सक्लूसिव सरफेस है, और यही सब सारी चीज़ें जो हमने स्टडी किया उसकी। इसके साथ साथ टूल्स का भी काम करते हैं, डिजाइनिंग गैलरी इनके पास है। इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और स्टॉक में हमने ये समझा पहले आखिर कंपनी क्या बिजनेस करती है, उस बिजनेस के क्रम के देखें तो क्या क्या चीज़ें निकल के आई, इसका क्या मार्केट में किस तरह की पोटेंशियल्स हैं, या आपने इस तरह के मार्केट या प्रोडक्ट देखे हैं, उसके डिमांड और सप्लाई को देखा है। क्योंकि तो इन्होंने कहा कि हमारा जो सप्लाई है वो साउथ एशिया के अंदर है, कहाँ पे वाइड रेंज ऑफ द क्वालिटी रिकॉर्ड्स, और साथ में कहते हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज और यूरोप की कंट्री में हमारा कारोबार ज़्यादा चलता है। तो इसको जाने तो इसमें क्या कहती है, इसके पास करीब 1500 प्लस डिजाइन हैं। टेक्सचर्स की बात करें तो करीब 150 के टेक्सचर्स की प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट की बात करते हैं नियरली तो 20 प्लस प्रोडक्ट इनके पास है, और कंट्रीज 80 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम काज करती नज़र आ रही है। सोचिए डोमेस्टिक से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक की इनके पास फंडिंग्स, अर्थात फंडिंग का मतलब मार्केट से इनके पास रिवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों, आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास बेल आइकन्स के साथ आपके नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे। इसलिए कम्प्लीटली लर्निंग पार्ट्स, जहाँ पे हम फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल ट्रेंड की हाईलाइट तक की बात करते हैं। अब जानते हैं स्टॉक मार्केट तरफ, जहाँ पे करीब 2-2.5% के आसपास उछाल आई थी स्टॉक में। 1600 के आसपास का स्टॉक रहा है अभी, और 52 वीक की केवल हम बात करें तो 52 वीक में करीब मान लेते हैं इसको 2000 के आसपास पहुंच चुका है, और 1500-1400 के आसपास था। अर्थात स्टॉक में बहुत बड़ी मोमेंटल नहीं थी। आप देखा जाए तो 1500 से लेकर के 2000 के आसपास का रेंज था, तो उसमें कितना परसेंट का गैप आती है, बहुत नियरली 500 रुपये के आसपास का इसमें एक पुल बैक आया था। यदि 1400 के हिसाब से देखा जाए तो 30% के आसपास की जंप, 30-35% के आसपास की जंप देखने को मिलती है। वैसे इस कंपनी में देखा जाए तो निकल के आती है यहाँ पे फेस वैल्यू 5 रुपये की, और इसका बुक वैल्यू क्या निकल के आती थी, बुक वैल्यू निकल के आती 317 रुपये के आसपास का। तो 317 रुपये से लेकर के इसने 1661 के आसपास था करंट मार्केट प्राइस। और ये जो मार्केट कैप है, ये तो करंट मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर जो होती है, इसको इंटू नंबर ऑफ शेयर बराबर मार्केट कैप को निकल के आती है। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, लेकिन उतना परसेंटेज ज़्यादा हाई नहीं है।
ROC की बात करूँ 33 के आसपास निकल के आती है, ROE का बात करूँ तो करीब 27 के आसपास की निकल के आती है। आगे क्या कहती है इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखा जाए हम लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान दें तो पहले चार्ट में देखें, चार्ट एक साल में क्या दर्शाती है। एक साल में चार्ट तो ये दर्शाती है, स्टॉक में मुझे लगता है ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग नहीं के मुताबिक है। दोस्तों कोई स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी एडवाइस नहीं है, ट्रेडिंग नहीं के मुताबिक होता है, क्योंकि इसके चार्ट को हम एक साल में देखें तो एक साल में क्या निकल गया, जिसमें वॉल्यूम ऑफ कितना ट्रेड हुआ। देखिए इस एक दिन में लगता है बहुत कम ही ट्रेड होता है। जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करो तो यहाँ पे यदि हम इसका देखें चर्चा करें तो क्या निकल के आती है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 44 निकल के आती है, इससे पहले थोड़ा सा 90 निकल के आती है, और ये इसी क्रम में देखते नजर आती है। यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं के मुताबिक ये थोड़ा सा कम है। एक दिन का ये एक दिन का चार्ट था, एक दिन के चार्ट में मुझे लगता है कितना नंबर ऑफ ट्रेडिंग हुआ है, मुश्किल से 100 कॉन्ट्रैक्ट, 100 से 150 कॉन्ट्रैक्ट लगता है क्या हुआ, बाकी तो ज़्यादातर में जीरो नज़र आती है। एक साल के चार्ट को इसी आंकलन में ले तो एक साल के चार्ट में हमेशा ये देखने को मिलती है कि स्टॉक में एक छोटा सा पुल बैक आता है। पुल बैक किस वजह से आता है, इसमें स्थिरता नज़र नहीं आती है। मैं सीधे सीधे कहता हूँ ना, स्टॉक में स्थिरता नज़र नहीं आती है। इसका यदि हम एवरेज प्राइस की तरफ ध्यान दें, एवरेज प्राइस की तरफ ध्यान देते ना, एवरेज प्राइस के पास बार बार स्टॉक आती है और वहीं से दोबारा मोमेंटल होती है। इससे पहले देखने को मिला कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटल था स्टॉक में, इसकी एवरेज प्राइस यहाँ तक निकल के आई थी, यहाँ पे जो लिया फिर उनको एक्सपेक्टेशन हुई होगी मार्केट, लेकिन उस हिसाब से एक बरकरार नहीं रख पाया मार्केट ने, इसको डिक्लाइन कर दिया, जिसकी वजह से लगातार इसमें ट्रेंडिंग जो देखने को मिलती है वो थोड़ा सा डाउन साइड को देखने को मिलती है। फिलहाल एक महीने के चार्ट को देखो, एक महीने के चार्ट में क्या नज़र आता है, एक महीने के चार्ट में तो वही नज़र आता है जो कि पहले था, ये उसी के आसपास था और उसी के आसपास अभी मार्केट आके खड़ी हुई है। और उससे पहले देखा है तो उसी के आसपास है, क्योंकि मार्केट में उतना बड़ा पुल बैक नहीं था, मतलब जितना एक महीने पहले चार्ट का डेटा था उतना ही था। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट और पैसा बना होगा जिन्होंने एक बॉटम लाइन पे आके अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया होगा, तब मौका उनके पास मिला होगा ऑब्वियसली है, क्योंकि मार्केट में तो यही स्ट्रेटजी होती है। इसी तरह की चार्ट हमने देखा, लेकिन ट्रेंडिंग उस तरह की हमें नजर नहीं आती है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो निकल के आती है, यहाँ पे जून का कोई अपडेटेड नहीं है और हम अभी जून में स्टडी कर रहे हैं। एज ऑन डेट की बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दें तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, लेकिन फिलहाल इसका करंट का 24 का जो है डिविडेंड का पार्ट नहीं है, क्योंकि इनका डिविडेंड जो है वो एजीएम के बाद डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि इसके डेटा के बेसिस पे मुझे लगता है, क्योंकि 7 को दिया था जुलाई में, पिछले बार दिया था। इसका कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, यदि किसी टाइम को हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे देखा जाए तो उसमें टाइम फ्रेम नज़र नहीं आती, क्योंकि इसमें 21 में जुलाई में दिया था, इससे पहले इसमें देखने को मिला कि अगस्त में दिया था, अब यहाँ पे इन्होंने नवंबर में दिया था और 24 में पता नहीं कहाँ पे अभी एक्सपेक्टेशन है इसके लिए, कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, न्यूज़ पब्लिकेशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ऐसा नहीं इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, नहीं निकल के आती। तो रेगुलेशन ऑफ द ऑडिटर ईयरली उन्होंने दिया था और क्वार्टरली कंप्लायंस दिया था, बाकी इसके पास आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन द फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए डिविडेंड की कोई बात नहीं किया जा रहा है यहाँ के ऊपर। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ, और रिजल्ट की तरफ में क्या निकल गया, रिजल्ट की तरफ में ये निकल के आता है कंपनी का परफॉर्मेंस जो है नियरली देखा जाए करीब 14 से लेकर के 214 करोड़ से 239 करोड़ पर जाते हैं, 15-25 करोड़ के आसपास इसमें फुल बैक आया था। इसके बाद यदि 25 करोड़ का इनके पास वो आता तो इसके बेसिस पे क्या होगा, नेट प्रॉफिट भी ऑब्वियसली कम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनका होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन शार्ट होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा पुल बैक की तरफ जाता है। और ये कंपनी की खुद की बिजनेस की डेटा है, मैंने हमेशा कहा इसको एक बेस ये इस कंपनी के खुद की डेटा को कम्प्लीटली बेस ना मान के, हम कम्प्लीटली बेस कब मानते हैं, जब इसको ओवरऑल सभी परफॉर्मेंस लेवल निकाल के आते हैं, जिसके जहाँ पे इन्वेस्टेड है, जिस कंपनी में इन्वेस्टेड है ये, वहाँ से इनकी जो रिवेन्यू निकल के आती है उसके बाद ही इसके एग्जैक्ट डेटा का पता चलता है। जिसके डेटा की बात करें, जहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा की हम बात करने वाले हैं, कंसोलिडेटेड डेटा वो डेटा होता है जहाँ पे कंपनी की अपनी बिजनेस साथ में कंपनी की जहाँ भी इन्वेस्टेड है, चाहे वो सब्सिडरी हो या जॉइंट वेंचर के साथ हो, तो वहाँ के जो डेटा इनके पास जो भी निकल के आती है सेल्स का, इनके पार्सन का डेटा, वो इसकी बात करने वाले हैं। इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे निकल के आते करीब 24 के अंदर 240 करोड़ का रिवेन्यू बना था। इससे पहले देखा जाए तो 240 करोड़ के आसपास पहले भी हुआ था, 246 करोड़ के आसपास पहुँचा था, 234 करोड़ तक आसपास गया था। तो वहाँ क्वार्टरली बेसिस में अच्छा परफॉर्मेंस करता नज़र आ रहा है पिछले 2-3-4 क्वार्टर से,
लेकिन इसको पहले भी अच्छा खासा जंप कर चुका है ये, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि कंपनी टॉप ऑफ द ईयर कामकाज करती नजर आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% के आसपास है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। 20% एक बिजनेस में होती है, 10-20% तो होना ही चाहिए। अब आते हैं नेट प्रॉफिट तरफ, जहाँ पे नेट प्रॉफिट में करीब 38% 38 करोड़ के आसपास का इसमें रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट की बात कर रही है। इससे पहले ये कहा जा सकता है कि नेट प्रॉफिट के पार्ट पे इसमें टॉप ऑफ द ईयर कामकाज कर टॉप ऑफ द क्वार्टर कामकाज करती नजर आती है। ये इसके लिए थोड़ा सा अच्छा संकेत यहाँ पे देता है। इसी के क्रम को बात करूँ ईयरली बेसिस को, तो ईयरली बेसिस में क्या निकल के आता है? ईयरली बेसिस में ये निकल के आता है जो कंपनी 914 करोड़ के आसपास, इससे पहले भी 952 करोड़ के आसपास रहा था। इसको सेकेंड ऑफ द ईयर कह सकते हैं। सेकेंड ऑफ द ईयर अभी तक के डेटा में 2019 से लेकर 24 तक में डेटा रहा, जबकि इसका मार्जिन करीब 20% ही रहा, जो कि फ्लेक्सिबल लगती है। इससे पहले मार्जिन काफ़ी कम था, मार्जिन का इंक्रीज कर किया है फिलहाल इस पीरियड में आकर के। नेट प्रॉफिट की चर्चा करें, नेट प्रॉफिट 128 करोड़ के आसपास, जो कि एक अच्छा संकेत देता है कि इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज करती नजर आती है। इसी क्रम की बात करें तो थोड़ा सा शॉर्ट डेटा ये लें एक समरी के तौर पे, तो क्या कहते हैं कंपाउंड सेल्स जो है इसका वो थोड़ी सी ग्रोथ करती है, करीब 25%, 20%, 18%, 15% के आसपास की। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 27%, 33% और 35% के आसपास की ग्रोथ निकल के आती है। प्रॉफिट ऑफ स्टॉक प्राइस इन द CAGR के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे उतनी बड़ी पुल बैक नहीं थी, इसको डिक्लाइन किया जा सकता है। रिटर्न इक्विटी की बात तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलती है। मतलब कुछ पोजीशन ऐसे हैं जहाँ पे एक अच्छी खासी पोजीशन देखने को मिली है, और कुछ पोजीशन ऐसे हैं जहाँ पे पोजीशन अच्छी देखने को नहीं मिली है। अब इसमें कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे देखें, जहाँ पे कुछ अलग, मैंने एक और वेबसाइट्स का सहारा लिया जहाँ पे कुछ और भी डेटा कुछ निकल के आते हैं। जहाँ पे कंसोलिडेटेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा के अंदर स्टैंडअलोन हिसाब से डेटा की बात करें तो यहाँ पे निकल के आती है। खुद की जो स्टेंट्स है उसमें इनके पास जो कि हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ इनके पास है, जो कि इंडस्ट्री के अदर कंपनी से अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आती है। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, और इंडस्ट्री में अदर कंपनी से अच्छा इनकम जनरेट करती नजर आती है। इंक्रीज मार्केट शेयर्स, और मार्केट शेयर्स यहाँ पे इंक्रीजिंग मार्केट शेयर्स यहाँ पे इंक्रीज करता जा रहा है कुछ पीरियड से। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ डेटा और बैलेंस शीट के साथ देखा जाए तो कहती है लोएस्ट द क्या कहती है ये, लोएस्ट द इंडस्ट्री डेट्स इक्विटी रेशियो की बात कर रहे हैं पहले, जो कि थोड़ा सा अच्छा संकेत देता है। साथ में हायर देन द इंडस्ट्री करंट रेशियो में हायर देन की वैल्यूएशन रखती है। ये थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ से लिया था। चलते हैं आगे और आगे समझेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो करीब 54% के आसपास, 55% मानते हैं, 55% द प्रमोटर्स और 45% इज पब्लिक वाले को हम बिल्कुल ही एक अलग दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि का मतलब ये अलग नज़रिया से देखते हैं, जहाँ पे वह नज़रिया ये होता है जहाँ पे क्या कुछ सुपर इन्वेस्टर्स या कुछ बड़े इन्वेस्टर या बड़े DI तो नहीं है, जो कि एक पोजिशनल ट्रेड में कई दशकों से बैठा है, या कुछ नए इन्वेस्टर जो इसमें अब करंटली इंटर करती नज़र आती है। जिसमें देखा जाए तो FI की बात करो तो यहाँ पे FI की पोजीशन उतनी है आसपास, थोड़ा सा बिकवाली किया है, उसमें एक ही FI का नाम निकल के आती है। दूसरा तरफ देखा जाए तो यहाँ पे निकल के आती है DI, और DI यहाँ पे 11% के आसपास पोजीशन में, उसमें भी थोड़ा सा बिकवाली किया था। और ये जो टाइम फ्रेम के डेटा होती है वो एज ऑन होती है, इसलिए यहाँ पे मोमेंटल के हिसाब से करंट मार्केट को देखना चाहिए, जहाँ पे उसका डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। एज ऑन क्वार्टरली डेटा को जो है उस पर डेटा को देखा जाए तो ये करीब DI ने यहाँ पे पोजीशन को हल्का किया, और DI के अंदर देखा जाए तो बड़ी में 6 सेंस निकल के आती है, दूसरा नाम निकल के एवैकुस ग्रोथ फंड निकल के आती है, तीसरा आदित्य बिरला सन लाइफ AMC ट्रस्टी निकल के आती है। ये कुछ इसके पास इन्वेस्टर थे, क्योंकि इसके बेस पे भी ना मार्केट कुछ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने का मतलब ये हो जाए यदि उसमें कुछ देखने को ये मिलता है जिसमें कुछ बड़े DI इंटर करते जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, लोगों को लगता है अच्छा इनमें तो अच्छी खासी पोटेंशियल बढ़ने वाली है, इसलिए तो DI यहाँ पे इंटर करती नजर आती है। अब हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में कुछ नाम आती है। एक मानव गुप्ता करके आती है, जिनके पास करीब 4% के आसपास होल्डिंग है। लगता है ये सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते होंगे। इसको हम एक जहाँ सा एक नज़र डालेंगे इसके ऊपर, तो क्या निकल के आते हैं, इनका शेयर होल्डिंग कहाँ कहाँ पे है, SGI में है, हिंडवेयर में है,
और इसके अंदर है, मतलब ये इनके पास दो ही पोजीशन हैं, दो दो कंपनी के अंदर पोजीशन होने की, 4% 2% की होल्डिंग्स बने के रखें, तो अर्थात ये सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते होंगे। एक मधुलिका अग्रवाल जिनके पास पोजीशन फिलहाल नहीं है, सुरेश कुमार अग्रवाल, तो यहाँ पे एक ही हमारे पास सुपर इन्वेस्टर का नाम निकल के आती है, जो कि जो लोग अपने वीडियो में हाइलाइट्स करके दिखाते हैं, अच्छा ये इन्होंने सुपर इन्वेस्टर के तौर पे काम किया है, तो बाकी लोगों को भी इसी का आगे आसपास आके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। दोस्तों मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ किसी सुपर इन्वेस्टर के तौर पे या किसी कौन क्या है, क्योंकि सबकी अपनी बिजनेस, सबकी एक ही मोटिव है पैसा बनाना, चाहे सुपर इन्वेस्टर हो या एक आम इन्वेस्टर हो। तो मार्केट से पैसा तब बनेगा जब आपके पास अवेयरनेस अच्छी तरह से होगा, एजुकेशन स्टडी के पर्पस आपको किसी स्टॉक में अच्छी पोजीशन के साथ कामकाज करती नजर आएगी, तभी आप अच्छे से इसको बना सकते हैं, मौका मिल सकता है। अब चलते हैं इसके जो हम शेयर होल्डिंग की तरफ लेटेस्ट अपडेट में, जहाँ पे एज ऑन डेट कंपेरेटिंग परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है। उससे पहले हम एक बार चार्ट की तरफ चलते हैं और चार्ट में देखें चार्ट में क्या निकल के आते हैं। फिलहाल चार्ट में देखने को ये मिलती है, जो चार्ट एक एवरेज आसपास इसी के आसपास कामकाज निकल के आती है, जहाँ पे यहाँ पे क्या निकल के आते हैं, तो थोड़ा सा पुल बैक निकल के आती है, लेकिन इसकी पुल बैक के हिसाब से थोड़ा सा छोटा रहा, और इसके साथ एवरेज प्राइस के आसपास यदि कामकाज करती नजर आती है, यहाँ से ये हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक आए, जो कि इसका आगे का जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास या इसके पास आसपास आ सकता है। लेकिन यदि नीचे की साइड ये रिएक्ट करती है, तो यदि रिएक्ट करती है तो इनके पास सपोर्टिंग काफ़ी बचा हुआ है, सपोर्टिंग में देखा जाए तो इसके पास बेस जिसको कहते हैं, बेस अच्छा खासा बचा हुआ है, तो बेस भी इनके पास है। और ऊपर का यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको, रिसेंटली कुछ पीरियड का यदि आकलन करें तो ये 30 अप्रैल का डेटा था, अभी 2 महीने के मतलब 60 डे के आसपास का एवरेज वैल्यू के आसपास अभी कामकाज करती है। लेकिन ये इसका जो अभी फिलहाल लेवल है वो ऊपरी सतह पे नहीं कामकाज करती है, वो निचली सतह से ही ऊपरी सतह की तरफ मूवमेंट की तरफ देखने को मिल रही है। अब एज ऑन डेट की पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में जिनके पास भी स्टॉक रहा होगा, 10 साल में 995% का, 5 सालों में 965% का, 3 सालों में 82% का, 2 सालों में करीब 87% का, 1 साल में कुछ भी नहीं है। 1 साल में बेसिकली डे टाइम फ्रेम के हिसाब से बुल मार्केट या बियर मार्केट या एवरेज प्राइस के हिसाब से कंपेयर करते हैं, देखते हैं, इसलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखता है। तो ये एज ऑन डेट की परफॉर्मेंस निकल के आती है, जहाँ पे कई कुछ पीरियड में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करता है, कुछ पीरियड में अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं भी करता। इसलिए एक चीज़ हमेशा होता है मार्केट के अंदर, जो मैं समझने के लिए पर्पस से कहता हूँ, जब मार्केट जब भी एवरेज प्राइस के आसपास होती है ना, एवरेज के प्राइस के आसपास जो होती है, उसके बाद मार्केट में फिर क्या होता है, मार्केट में बिकवाली का प्रेशर होता है या फिर चढ़ने का प्रेशर होता है। तो उसमें आकलन ये करना होता है कि मार्केट स्ट्रेटजी किस तरफ से मोमेंटल करती है, उसकी ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है। कोई भी इंडिकेटर्स की बात नहीं यहाँ पे करता हूँ, केवल ट्रेंडिंग की बात करता हूँ। ट्रेंडिंग क्या दर्शा रही है, एक सिंपल चार्ट को समझने के बाद ट्रेंडिंग दर्शाने का मतलब ये है, तो ट्रेंडिंग यदि उसकी धीरे 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 करके निचले सतह से गिरती नज़र आती है, तो फिर स्टॉक में क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी ऊपरी सतह के लिए चलती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जहाँ ये कछुए की रफ्तार से धीरे 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 करके इंक्रीज करती हुई वैल्यू से निकल के आएगी। और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जैसे ऐसे चढ़ा ऐसे गिरा, ऐसे चढ़ा ऐसे गिरा, इस तरह के चढ़ने गिरने में काफ़ी इसके एवरेज प्राइस की आकलन करना जो होता है, इस हिसाब से आकलन करते हैं और उसको दो तरह की सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस की बात करते नज़र आते हैं। हमने इसको समझने का प्रयास किया। दोस्तों चार्ट में एक बार हम दोबारा चलेंगे और चार्ट में जो यहाँ पे चार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे फिलहाल 1 महीने के ट्रेंडिंग की हम बात कर लेते हैं। ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, ट्रेंडिंग ये दर्शाती है तो फिलहाल ये अपने एवरेज प्राइस के आसपास से ऊपर की तरफ निकलता आ रहा है इस चार्ट के बेसिस पे। साथ में यदि 6 महीने के ट्रेंडिंग ले लें तो 6 महीने के ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, 6 महीने के ट्रेंडिंग ये दर्शाती है तो फिलहाल ये उसी प्राइस के आसपास आके खड़ी थी जहाँ से थोड़ा सा मोमेंटल हुआ है। और फिलहाल ये ट्रेंडिंग क्या दर्शाता है, ट्रेंडिंग ये दर्शाता है थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटल अभी होने की चांस ज़्यादा लगता है, जो कि यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश बनाती नज़र आ जाए। इस तरह से यहाँ पे मार्केट में गिरावट आई थी, दोबारा थोड़ा सा चढ़ा था, इस तरह से यहाँ पे देखने को बनती जा रही है स्टॉक में। एनालिसिस की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट्स, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री करती है कंपनी, और ये इसका थोड़ा सा पार्ट्स था। इसके पीयर्स तरफ ध्यान दें तो पीयर्स में कुछ कंपनियां नाम आते हैं, सेंचुरी प्लाईवुड्स आता है, ग्रीन्स
पैनल्स आता है। हम सब पे धीरे-धीरे स्टडी करेंगे, जो भी मौका मिलेगा हम सामने लेके आएँगे। स्टेप बाय स्टेप लेके आएँगे, जैसे हम अपने हर एक स्टडी में लर्न करते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स, कंपनी के बिज़नेस मॉडल से लेकर के और कंपनी के स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस लेवल तक की बात करते हैं। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हियर।